अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात चैत्र नवरात्रि की कर लेते हैं। शक्ति उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो गई है और इस मौके पर देश भर के तमाम देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब पूजा पाठ दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है। खास बात यह रही कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बने हैं, जिसमें लोगों ने देवी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की। शक्ति उपासना का पर्व आया तो देश भर के मंदिरों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ आया। मां वैष्णो देवी से लेकर मां मेहर देवी तक, मां विंध्यवासिनी से लेकर करणी माता के मंदिर तक, हर ओर सिर्फ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह सुबह मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के अंदर और बाहर देखने को मिली। ये खूबसूरत तस्वीरें देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक वैष्णो देवी धाम की हैं, जहां फूलों से की गई सजावट ने इस शक्तिपीठ की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही मां के दिव्य दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। भक्तों की इस भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि दर्शन के लिए देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं को मां के सुलभ दर्शन हो सके। जैसा हम देख रहे हैं, यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन से ही हमारा जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 काउंटर्स इस नवरात्रि के लिए एक्टिवेट किए गए हैं और सुबह 5 की बजाय सुबह 4 बजे से ही काउंटर्स ओपन रहते हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कतारें ना लगें। और पूरे यात्रा मार्ग पर सहायकों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है, ताकि क्यू मैनेजमेंट हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। पूरे यात्रा मार्ग पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन सब जगह पे होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, ताकि यात्रा को जो है कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ऊपर की तरफ रवाना किया जाए। उसके अलावा नवरात्रि में जो एक व्रत संबंधी जो विशेष खाना फलाहार रहता है, वो हमारे सभी भोजनालयों पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है। आज खास बात ये रही कि पहले दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बना। लिहाजा मां की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर पहुंचे भक्तों का उत्साह और उल्लास देखते ही बना। कोई परिवार संग मां के दर्शनों के लिए पहुंचा तो कोई दोस्त और रिश्तेदारों संग मां के दरबार तक दौड़ा चला आया। लखनऊ के बड़ी काली मंदिर और चंडीगढ़ की मां मनसा देवी मंदिर में शक्ति उपासना के पर्व की ऐसी ही रौनक दिखाई दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो नारायणी का स्वरूप है, ये बहुत पवित्र है और मैं जिस मंदिर में हूँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर माँ काली भगवती नारायणी के स्वरूप में विराजती है। यानी जब आप देखेंगे तो आपको दो यहाँ पर विग्रह, दो प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी, जो नारायणी की है, नर की है और हम कह सकते हैं राधा कृष्ण के रूप में आप यहाँ पर माँ काली की पूजा देख सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो है, लेकिन पूजा माँ काली की होती है। ये भक्ति, आस्था और शक्ति का भाव है जो इस वक्त माता मनसा देवी में नजर आ रहा है। पहला दिन है आज चैत्र नवरात्रों का और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, वो सुबह से ही लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माता के दर पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें माता मनसा देवी की, तो प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। आज माता मनसा देवी का जो रूप है वो बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर तरीके से माता मनसा देवी का श्रृंगार है वो किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम मंदिर प्रांगण की बात करें तो सुबह 5 बजे ही जो मंदिर के कपाट है
वो भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पूरे जो मंदिर परिसर को गेंदों के फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि शक्ति उपासना के इस पर्व के दौरान मां अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। यही वजह है कि मां के अलग अलग दरबारों में पहुंचे इन भक्तों में कोई रोजी रोजगार में तरक्की की मुराद लेकर पहुंचा, तो कोई परिवार की सुख शांति के लिए और कोई शादी और संतान की कामना के लिए चला आया। आज इनके आशीर्वाद से मेरे लाइफ में जो बदलाव हुआ है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जो कि मेरा शादी हुआ था तो मेरे जो हस्बैंड थे वो मतलब उनसे मेरा अनबन चल रहा था, तो हम कभी सोचे नहीं थे कि कभी खुश हो पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे। पर आज माता रानी के दरबार में मैं 9 दिन का फास्ट हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन भी मिला। हमेशा आते हैं, हमेशा लगभग 2 महीने 3 महीने भी हमेशा आते हैं, हर मंगलवारी भी आते हैं हम लोग। एक बार मौका निकाल के जरूर माता के दर्शन करने आए और अपनी मन्नत मांगे। मुझे लगता है माता सबकी मन्नत पूरी करेगी। हम लोगों ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पे आया है और हम लोग की इच्छाएं हैं कि अच्छे से यहाँ से जब भी निकलें सफल होकर निकलें। जगत जननी मां जगदम्बा पर भक्तों का यही अटूट विश्वास उन्हें हर नवरात्रि पर मां के दरबारों तक खींच लाता है और मां भी अपने आशीर्वाद से भक्तों की खाली झोली भरकर उन्हें निहाल कर देती हैं। जम्मू के कटरा से गौरव पराशर, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, लखनऊ से शिल्पी सेन, प्रयागराज से आनंद राज, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, मेहर से वेंकटेश द्विवेदी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जिनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है और किस चीज का उन्हें भोग लगाया जाता है, जानते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे से। माता ब्रह्मचारिणी की जब आप उपासना करेंगे तो उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिएगा, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। वैसे माता ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः ये मंत्र जपना चाहिए। ये ज्ञान का बीज मंत्र है। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान दें, यानी जल और फल का सेवन करें और मन को एकाग्र करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। माता को शक्कर का भोग लगाइएगा और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को बांट दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, सब लोगों की रक्षा होगी और सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां सुकमा जिले के केरला पेंदा गांव में मौजूद प्राचीन राम मंदिर के कपाट 21 साल बाद खुले और ये संभव हो पाया है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की बदौलत, जिन्होंने इलाके से नक्सलियों के आतंक को खत्म किया और फिर गांव वालों की मदद से मंदिर के कपाट खोलकर वहां फिर से पूजा पाठ शुरू करवाया। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले सुकमा में अब गोलियों की आवाज की बजाय भजन, आरती और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है।
ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। खास इसलिए क्योंकि सुकमा के नक्सल प्रभावित केरला पेंदा गांव में 21 सालों से बंद पड़े इस प्राचीन राम मंदिर के कपाट फिर से खुले हैं। ये संभव हो पाया है सीआरपीएफ के इन दिलेर जवानों की बदौलत, जिन्होंने केरला पेंदा और लखापाल गांव के बीच सबसे पहले अपना कैंप बनाया, जिससे नक्सलियों की पकड़ गांव में ढीली पड़ी और इलाके की सुरक्षा भी मजबूत हुई। जिसके बाद सीआरपीएफ ने गांव वालों की मदद से खंडहर में तब्दील हो रहे मंदिर में साफ सफाई की और फिर से वहां पूजा पाठ शुरू कराई। ग्रामीणों का ये आग्रह पर इस मंदिर की साफ सफाई और काफी इस मंदिर में कार्य किया गया, जिससे ग्रामीण काफी उत्साहित हैं और मंदिर का साफ सफाई करने के बाद मंदिर पुनः ग्रामीणों को उसके सुपुर्द कर दिया गया है। हमारा प्रयास ये है कि जिस तरह से मंदिर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर मंदिर के कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी प्रकार जो विकास कार्य अब हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस कैंप खुलने के बाद जो इस इलाके में लखापाल एरिया, केरला पेंडा और लखापाल एरिया में किए जाएंगे, तो ग्रामीण सभी विकास के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ग्रामीणों के अनुसार इस श्री राम जानकी मंदिर की स्थापना 1970 में बिहारी महाराज ने कराई थी, जिसमें इलाके के लोगों ने भी अपना योगदान दिया था। मंदिर बनने के बाद गांव के लोगों ने मांस और शराब का सेवन तक बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी होता था। बताया जाता है कि इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या से साधु संत भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे इलाके में नक्सलवाद की जड़ें मजबूत हुई और नक्सलियों ने 2003 में इस मंदिर को बंद करा दिया था। पेंदा गांव में माओवाद का वर्चस्व होने के कारण उस क्षेत्र के ग्रामीणों को हिदायत दिया गया था कि मतलब श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन वर्तमान में अभी सीआरपीएफ के कैंप खुलने से उस गांव में श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ जोरों से चल रहा है। हालांकि अब रामनवमी से पहले इस ऐतिहासिक और प्राचीन राम मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने से इलाके में उत्सव सा माहौल है और गांव वाले भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सीआरपीएफ टीम को बधाई दी। सुरक्षा कैंप के पहुंचने के बाद अब वो खुला है, ग्रामीण जन उत्साहित है। मेरा वीडियो देखा है, उसमें वो नृत्य कर रहे हैं, स्वयं साफ सफाई कर रहे हैं और अंदर भगवान की मूर्ति भी बहुत ही खूब सुंदर है। भगवान राम है, माता सीता है, लक्ष्मण जी हैं। ये विकास के कैंप है। बस्तर में गांव-गांव तक विकास पहुंचे, विष्णुदेव सरकार की यह प्रतिबद्धता है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से भी गहरा संबंध है, क्योंकि प्रभु राम की मां कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इसलिए छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें अपना भांजा मानते हैं। इतना ही नहीं, 14 साल के वनवास के दौरान भी भगवान राम ने कुछ समय छत्तीसगढ़ में भी बिताया था, जिसकी निशानियां आज भी बस्तर के इलाके में मौजूद हैं। राज्य सरकार इन निशानियों को सहेज रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनसे रूबरू करवाया जा सके। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं साइबर बुलिंग के खिलाफ एक जागरूकता अभियान की, जिससे मुंबई के परेल में आयोजित एक आर्ट एग्जीबिशन के जरिए चलाया गया है। खास बात यह है कि ब्रश ऑफ होप नाम के इस एग्जीबिशन में स्वरा बांगर नाम की एक लड़की की पेंटिंग्स को भी शामिल किया गया है, जिसने साइबर बुलिंग से परेशान होकर पिछले साल आत्महत्या कर ली थी। सबसे दुखद यह है कि एमबीबीएस की छात्रा होने के बावजूद स्वरा अपने परिवार को यह नहीं बता पाई कि उसके साथ साइबर बुलिंग हो रही है। कुछ वक्त अकेले घुटन के बाद स्वरा ने खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाया। हालांकि दुनिया से जाने से पहले उसने आपबीती में डायरी और पेंटिंग्स में अपनी आपबीती को दर्ज करवाया, जिसकी वजह से उसके परिजनों को पूरी घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने साइबर बुलिंग के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की मदद ली। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच परिवार ने स्वरा बांगर के 26वें जन्मदिन के मौके पर साइबर बुलिंग के खिलाफ आर्ट एग्जीबिशन के जरिए साइबर बुलिंग के खिलाफ जागरूकता फैलाने का फैसला किया और इस नेक काम में परिवार की मदद के लिए 8 और आर्टिस्ट भी आगे आए। मैम, पहले हम आपसे समझना चाहेंगे जो ये आज का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो इवेंट है ये एक्चुअली इवेंट नहीं है,
ये हमारे दर्द, हमारा दुखता हुआ हार्ट हमने सबके सामने खोल के रखा। आज मेरी नीस का 26th बर्थडे। लास्ट ईयर हमने हमारी नीस वी लॉस्ट हर टू सुसाइड एंड आफ्टर हर सुसाइड with telltale signs, we found out that she had other problems. She was cyber told, and then cybercrime department actually found the bully. And जब हम ये सब unravel कर रहे थे तो हमको उसका बहुत सारा आर्ट मिला। And then I thought कि जब हम उसको ढूंढ भी रहे थे तो लोगों ने बोला कि अपनी तो चली गई, अब क्यों ढूंढना है। और जब पता भी लग गया तो बोले लोगों को क्यों बोलना है, हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ था। So I said हम उसको जाने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बच्चा पहले नहीं बताता। एंड मुझे एक प्रोग्राम करना था उसके बर्थडे पे उसको याद करके, बट मुझे बहुत दुखी प्रार्थना सभा भी नहीं करनी थी। तो मैंने सोचा कि वो जब इतना सारा आर्ट मिला एंड बच्चा होप कर रहा है एंड उसके कुछ डार्क आर्ट भी मिले लाइक फेसलेस गर्ल, सो शी वाज एक्सप्रेसिंग थ्रू आर्ट। सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बीतता है। हाल ही में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म इन्फ्लुएंस की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर रोज सोशल मीडिया पर यूजर्स औसतन 4 घंटे 40 मिनट बिताते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से साइबर बुलिंग के शिकार बन सकते हैं और जिसकी वजह से परेशान होकर एमबीबीएस की होनहार छात्रा स्वरा बांगर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। आए दिन अभिनेता, राजनेता या फिर कोई भी मशहूर शख्सियत ट्रोलिंग का शिकार बनते हैं, जिसे साइबर बुलिंग का ही एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हमें साइबर बुलिंग का साफ साफ मतलब समझना होगा। साइबर बुलिंग के तहत इंटरनेट के जरिए किसी को धमकाना, प्रताड़ित करना या फिर ब्लैकमेलिंग करना जैसे अपराध शामिल होते हैं और इसके लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अश्लील सामग्री जैसे कि टेक्स्ट मैसेज, फोटो, ऑडियो या फिर वीडियो कंटेंट भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटी साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आती है। साइबर बुलिंग का एकमात्र मकसद किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है। यानी हम अगर आम भाषा में साइबर बुलिंग का मतलब इंटरनेट के इस्तेमाल पर गंदी भाषा, तस्वीरों या फिर धमकियों से तंग करना होता है। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये समस्या आम होती जा रही है। साइबर बुलिंग के नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। साइबर बुलिंग के शिकार व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बेहद खराब असर पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति परेशान, शर्मिंदा, भयभीत, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। इसके अलावा नींद न आना, थकान रहना, सरदर्द रहना, पूरे शरीर में दर्द रहने की भी शिकायत हो सकती है। इस तरह के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66 और 67 और आईपीसी की कुछ धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइबर बुलिंग का आरोप साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर भी दुनिया में हर 6 में से 1 बच्चा आज साइबर बुलिंग का शिकार है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में आई एक रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ है। इंटरनेट पर साइबर बुलिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल होता है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो ऐसे खुले मंच हैं जहां पर इस पर किसी तरह की कोई लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। तब भी साइबर बुलिंग होने पर पुलिस की मदद ली जा सकती है। देखिए, ऐसे बहुत कम केसेस हैं जो फाइनल डिटेक्ट हो पाते हैं और विक्टिम को न्याय मिल पाता है, क्योंकि इसमें 2 मुख्य कारण हैं। एक तो मैंने बताया, रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार लगभग 500 सेक्सटॉर्शन के केसेस इंडिया में रोज होते हैं, लेकिन बस 0.5 मतलब 25 केसेस ही रिपोर्ट हो पाते हैं प्रतिदिन। तो रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें जो क्रिमिनल है वो हमेशा इस प्रेजुडिस में रहता है या इस तरह का उसको भ्रम रहता है कि उसको कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा। ये इंटरनेट एक एनोनिमस माध्यम है जिसके तहत वो क्राइम करके हमेशा बच जाएगा। लेकिन मैं ऐसे सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है विच नेवर फॉरगेट्स, विच नेवर फॉरगिव्स। अगर आपके डिजिटल फुटप्रिंट कहीं भी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में आ गए हैं तो उनको कभी भी कुरेदा जा सकता है, उनको कभी भी बैक ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें विक्टिम का और उसकी फैमिली का कोऑपरेशन चाहिए।
अगर आपका बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है तो उससे बात करें, उसे अकेला ना छोड़ें और अपने बच्चे को सबसे पहले ये समझाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अपने बच्चे से इस बारे में बात करके सही काम करने के लिए उसे उत्साहित करें, उसकी तारीफ करें, साथ ही उसे भरोसा दिलाएं कि आप हर हाल में उसके साथ खड़े हैं। बच्चे के स्कूल से जुड़े प्रबंधन को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। साइबर बुलिंग से जुड़ी उसकी स्थिति के बारे में भी प्रिंसिपल और शिक्षकों को सही जानकारी देनी चाहिए। कई स्कूलों की किताबों में साइबर बुलिंग के जवाब देने के लिए नियम भी बताए जाते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।